नमस्कार साथियों। आज हम गल्फ वॉर जो खाड़ी युद्ध है उसके बारे में बात करेंगे। ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ में जो युद्ध चल रहा है उसको 20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और दुनिया के बड़े-बड़े जो सामरिक एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी ये समझने में असमर्थ हैं कि इस युद्ध का अंत कैसे होगा और ये युद्ध आगे जाके कैसा रूप ले सकता है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो इसका जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, जो अमेरिका और इजराइल का जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ईरान के जो शीर्ष नेतृत्व है उसे ख़त्म कर दिया जाए और ये उन्होंने कर भी दिया। तभी इस युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वजह यह है कि ईरान की तरफ से पलटवार हुआ, जो कि बहुत ही नेचुरल था। किसी देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर यदि अटैक होगा और उस पर भी यदि उसकी जो टॉप लीडरशिप है उसे यदि समाप्त कर दिया जाए तो पलटवार तो अवश्य संभाव्य है और ईरान ने पलटवार किया। और यहाँ पर अमेरिका और इजराइल को ये समझने में या इस असेसमेंट को करने में भूल हुई कि ईरान की ताकत कितनी है, उसकी सामरिक जो ताकत है वो कितनी है। उनका यह अंदेशा था कि 4-5 दिन या एक आध हफ्ते में ये जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा और ईरान सरेंडर कर देगा या अमेरिका और इजराइल की बातों को मान लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने पलटवार किया। उसके जवाब जवाब में अमेरिका और इजराइल ने भी पलटवार शुरू किए और परिणाम क्या हुआ कि युद्ध लंबा खिंच गया। इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ना तो ईरान को सूझ रहा है, ना अमेरिका को और ना इजराइल को। उल्टा सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि ईरान अब अमेरिका और इजराइल के ऊपर हावी हो चुका है और ये दोनों देश अमेरिका और इजराइल अब लाचार और मेरी मेरी निगाह में तो हताश नज़र आ रहे हैं। और इस यही वजह है कि उसे ऐसे समझिए कि जिस तरह से इजराइल ने और ईरान ने आसपास के देशों के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन पर हमला कर रहे हैं, उससे ये युद्ध का विस्तार हो रहा है। पहले तो आसपास के देशों के जो टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो कि अमेरिका के बेस थे, वो ईरान के लिए, और इसराइल उन देशों पे हमला कर रहा था जो कि ईरान को सपोर्ट करते थे। तो अब ये जो युद्ध का विस्तार हो रहा है, इसने यदि आप 2-4 दिन की जो गतिविधियां उन पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनर्जी वार और दूसरे अर्थों में कहें तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको भी यदि ऐसे लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ईरान ने क्या किया कि युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए स्मार्टली युद्ध को अनेक मोर्चों पर खोला। उसने इसराइल पे तो सीधे सीधे हमले किए, लेकिन अमेरिका के जो बेस खाड़ी के देशों में हैं उन्हें ईरान ने निशाना बनाया। खाड़ी के देश जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, तो इनके जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर हमले ईरान ने करना शुरू किया और ऐसा करके उनको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। और इसलिए किया कि अमेरिका के ऊपर दबाव बने कि उसकी वजह से उसके जो फ्रेंड कंट्रीज हैं और गल्फ में जो दूसरे देश हैं वो उनकी जो आर्थिक जो कंडीशन है वो खराब हो रही है और उसकी वजह से अमेरिका युद्ध में पीछे हट जाए और ईरान की जो सुप्रीमेसी है वो इस क्षेत्र में बन जाए। ईरान इसमें कुछ हद तक सफल भी हुआ है। ईरान ने युद्ध में ड्रोन, क्लस्टर बम, डांसिंग मिसाइल जो कि सेजल मिसाइल है, इनका सटीक इस्तेमाल युद्ध में किया और अमेरिका और इसराइल को सरप्राइज कर दिया, अचरज में डाल दिया। वो हतबब है, उनके पास इनकी कार्ड नहीं है और इसीलिए दोनों देश भारी हानि झेल रहे हैं और इसकी वजह से अमेरिका और इसराइल में एक फ्रस्ट्रेशन मोड आ गया है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है, इसी फ्रस्ट्रेशन में इसराइल ने ईरान की साउथ पाश जो गैस फील्ड है उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। साउथ पाश गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। इसका कुछ हिस्सा ईरान के पास में है और कुछ हिस्सा कतर के पास में है। ईरान के साउथ में जो ये जो गैस फील्ड है इसका हिस्सा है उसको साउथ पाश कहते हैं और कतर वाला हिस्सा है वो कतर के नॉर्थ में है तो कतर उसको नॉर्थ फील्ड कहता है। साउथ पाश ईरान के बुशहर प्रोविंस में
ऑफशोर यानी समुद्र में स्थित गैस फील्ड है। इस गैस फील्ड के बारे में ऐसा अनुमान है कि दुनिया की करीब 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो डिमांड है वो यहाँ से पूरी होती है, और ईरान की 70% एलएनजी की जो डिमांड है वो यहीं से पूरी होती है। तो इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इस फील्ड में 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का भंडार है, जो दुनिया के विशाल भंडारों में से एक है। तो यदि इस गैस भंडार को नुकसान पहुंचता है तो ईरान की 70% एलएनजी आपूर्ति को ठप किया जा सकता है, और इसराइल ने शायद इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से इस पर हमला किया था। और इसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि यदि इसी तरह से चला तो भविष्य में पूरी दुनिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से मीट आउट होगी। एलएनजी मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। इसको -162 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। ठंडा किए जाने की वजह से ये तरल अवस्था में लिक्विड फेज में आ जाती है, और इससे इसके ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है। इसका उपयोग क्या है? तो अभी इसको ये भी समझें कि ये नेचुरल गैस का एक कंडेंस वर्जन है। तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग पावर जनरेशन में होता है। इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस हैं जैसे सिरेमिक, ग्लास, स्टील सेक्टर, इसमें होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर, प्लास्टिक इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए यदि एलएनजी की सप्लाई में किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस होता है तो दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट में फंस सकती है, और ईरान और जो खाड़ी के दूसरे देश हैं इनके ऊपर भी संकट आएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो जब इसराइल ने साउथ पाश गैस फील्ड के ऊपर हमला किया तो बदले में ईरान ने कतर के रास लाफिन गैस कॉम्प्लेक्स पर भी हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया। कतर पे इसलिए किया क्योंकि पहले बताया कि वो अमेरिका का फ्रेंड कंट्री है, तो उसके ऊपर नुकसान पहुंचाया और वहां पर गैस का जो प्रोडक्शन है उसे बंद करना पड़ा। भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, क्योंकि भारत की करीब करीब 50% जो एलएनजी की जो रिक्वायरमेंट है वो इसी गैस कॉम्प्लेक्स से पूरी होती है। इसके अलावा चाइना और ताइवान भी इससे बड़ी मात्रा में गैस लेते हैं। ईरान ने इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और इनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर भी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि खाड़ी युद्ध 2026 परंपरागत युद्ध की जगह एनर्जी वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि दुनिया के देशों की आर्थिक जो प्रगति है वो प्रभावित होने वाली है। एक इसका ऑब्जेक्टिव शायद ये भी है कि जब दुनिया पर आर्थिक संकट आएगा तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए तमाम देश सामने आएंगे, और जिससे कि ईरान, अमेरिका और इजराइल ये सभी विन विन सिचुएशन में रहे। और लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखिए वो इतना है कि और उसको इसी बैकग्राउंड में देखना भी पड़ेगा। वो इतना है कि अमेरिका नाटो देशों से मदद के लिए कह रहा है, जो कि स्वयं अपने आप में एक बड़ी सुपर पावर है। मदद करने के लिए कह रहा है कि हार्मुज हार्मुज जो स्ट्रेट है वहाँ से जो ऑयल और गैस के जहाज़ों की जो आवाजाही है उनको सेफ पैसेज देने के लिए नाटो के देश अपने जो युद्धपोत है वहाँ पर लेकर आए, और जो जहाज हैं जो ऑयल एंड गैस लेके जा रहे हैं उनका सेफ पैसेज सुनिश्चित करें। और ऐसा इसलिए बोल रहा है जिससे कि एनर्जी क्राइसिस जनरेट ना हो। इसराइल ने अमेरिका को इग्नोर करके ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला भी इसीलिए किया कि क्योंकि वो ईरान से लड़ाई में पिछड़ता जा रहा है। तो वो ईरान को आर्थिक हानि पहुंचाकर इसराइल ईरान को बैकफुट पर लाना चाहता था, और ईरान भी गल्फ रीजन में अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता है, जो उसने दिखा दिया। तो ये जो वार है ये अब डोमिनेंस का वार भी है, और कोई भी इसमें पीछे हटना नहीं चाहता। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में भी देखिए कि दुनिया में गैस के कंज्यूमर कौन कौन से हैं जो कि कतर से एलएनजी लेते हैं। चाइना और भारत सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, यानी गल्फ पे गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होते हैं। तो अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि भारत और चाइना और ताइवान सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, जो विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं। ऑयल और गैस की सप्लाई में यदि बाधा होती है तो गल्फ के देश भी इससे प्रभावित होंगे। इसका नतीजा ये देखिए कि
जब युद्ध शुरू हुआ उस समय क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो $70 थी प्रति बैरल, और अभी बढ़ के करीब करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, और सभी देशों के लिए आर्थिक संकट पैदा कर रही है। अभी आज ही जब ये वीडियो बनाया जा रहा है उस समय भारत ने भी अपने यहाँ पर जो पावर पेट्रोल है और जो इंडस्ट्रियल डीजल है उनकी जो प्राइसेस हैं उसमें बढ़ोतरी भी की है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष ये है कि आजकल जो युद्ध हो रहे हैं उसमें मिनरल्स यानी खनिज एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ऑयल एंड गैस के अलावा आप देख रहे होंगे कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी आजकल युद्ध को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे रूस और यूक्रेन के संदर्भ में इसको हम देखें, ग्रीनलैंड को भी इसी के मद्देनजर हमको देखना चाहिए। तो इस युद्ध को समाप्त करना सबके हित में है। जब यूनाइटेड नेशन जैसी जो संस्थाएं हैं वो कमज़ोर पड़ गई हों, वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रही हैं, वो दुनिया के किसी भी देश को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो सभी देशों को शामिल होकर साझा प्रयास करना चाहिए कि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में शांति वार्ता कराएं, इस युद्ध को ख़त्म कराएं, सीज फायर कराएं, जिससे कि दुनिया को मंदी का लंबा दौर नहीं देखना पड़े। मंदी का दौर क्यों आएगा? क्योंकि जब इकोनॉमिक जो संकट पैदा होगा उसकी वजह से रोजगार का भी क्राइसिस होगा, महंगाई भी बढ़ेगी, लोगों की जो परचेसिंग पावर है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया को मंदी देखना पड़ सकती है, और इसको रिकवरी में कितना समय लगेगा वो भी देखने की बात होगी। तो जितना जल्दी हो इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। आप चर्चा में हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।